हेलो, मेरा नाम है सचिन कुमार सिंह। आईसीटी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की। लेकिन उससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम दिस चैनल। सो 8th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 05। सो डाटा रिप्रेजेंटेशन 1, 2, 3 चैप्टर आपने पढ़े थे क्लास 6th में, जिसमें आपने डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 01 में पढ़ा था स्प्रेडशीट के बारे में, जो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर था स्प्रेडशीट का। इस चैप्टर में फर्दर मोर हम जानेंगे स्प्रेडशीट के बारे में। इसके अलावा चैप्टर के आउटकम्स और क्या क्या रहेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है स्प्रेडशीट का प्रयोग से डाटा का विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता लेना। सेकंड पॉइंट है डाटा के आधार पे ग्राफ को समझकर उसकी व्याख्या करना और डाटा पैटर्न की पहचान करना। थर्ड पॉइंट है डाटा के आधार पर ग्राफ बनाना। फोर्थ पॉइंट है शॉर्ट, फिल्टर्स, सब टोटल, एडवांस्ड फॉर्मूला इत्यादि का प्रयोग कर डाटा का एनालिसिस करना। फिफ्थ पॉइंट है डाटा का विश्लेषण कर उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल पाना और फिर उसे ग्राफ से दर्शाना। सिक्स्थ पॉइंट है डाटा के विश्लेषण करने के अभ्यास की परियोजना बनाना। और ये सब करने के लिए ऑब्वियसली हम टूल जो यूज़ करने वाले हैं वो है आपका स्प्रेडशीट। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक कोट देख लेते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन का, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें भारतीयों का आभार मानना चाहिए जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई भी सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं हो सकती थी। यहाँ हमें बताया गया है इंडियंस की ग्लोरी के बारे में, कैसे इंडियन मैथमेटिशियंस जैसे कि आर्यभट्ट हो गए, आपका ब्रह्मगुप्त, महावीर, भास्करादित्य, संग्राम ने अपना योगदान दिया मैथमेटिक्स में। और उनके कुछ योगदान है जैसे कि डेसिमल की खोज इंडियन मैथमेटिशियन ने ही की थी। इसके अलावा उन्होंने बीज गणित और अंक गणित में भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में भी उनका काफ़ी बड़ा योगदान था। स्पेशली साइन एंड कोसाइन को अच्छे से डिफाइन भी इंडियन मैथमेटिशियंस ने ही किया है। साथ ही यहाँ शकुंतला देवी जी की फोटो दी हुई है, जो एक राइटर और एक ह्यूमन कैलकुलेटर थी, जिन्हें ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता था। उनके टैलेंट ने उन्हें 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज कराया। अब बच्चों, नंबर और काउंटिंग हमारे लाइफ का एक पार्ट है और इस यूनिवर्स के हर तत्व, जीव जंतु के साथ अंकों का गणित जुड़ा हुआ है। अब यहाँ आपका फर्स्ट टॉपिक है स्प्रेडशीट का यूज करके डाटा का विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता लेना। बच्चों, न्यूमेरिकल डाटा जब कम क्वांटिटी में होता है तो उसको हैंडल करना और उसको एक्सप्लेन करना बहुत ही इजी होता है। जैसे इजीली हम कह सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 करोड़ है, राघव की हाइट 5 फीट 11 इंच है, एक कार 1 लीटर पर 20 किलोमीटर चलती है, एक्सेट्रा। लेकिन जब डाटा आपका काफ़ी सारा होता है तो इसको समझने के लिए हमें इसको ऑर्गेनाइज करना होता है। जैसे कि हमें ये डाटा दिया हुआ है जिसके अंदर किसी क्लास के बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम के मार्क्स जो है इसके अंदर दिखाए गए हैं, और इस डाटा को समझने के लिए हमें इस डाटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इस डाटा को हमें स्टूडेंट के रोल नंबर के अकॉर्डिंग रखने पर इसको समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। ये सब स्टार्ट करने से पहले आपने जो क्लास 6th में स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। तो स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डाटा को स्टोर करने में हमारी मदद करता है। स्प्रेडशीट के उदाहरण हैं आपके जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स एक्सेट्रा। ये आपके स्प्रेडशीट का इंटरफेस है, जिसमें आपका ये आपकी सेल होती है, ये आपके कॉलम्स होते हैं और ये आपकी रो होती है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका फॉर्मूला बार होता है जहाँ पे आप फॉर्मूला लिखते हैं और यहाँ मिलता है आपका सेल का एड्रेस। और इस पूरे वर्क स्पेस को हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। अब इस स्प्रेडशीट के अंदर जो आपकी पहली रो होती है उसके अंदर हम मोस्टली हेडिंग लिखते हैं, इसलिए उस रो को बोलते हैं हेडर रो। और हर एक वस्तु की पहचान के लिए उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू तय होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। और आपके डाटा के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, न्यूमेरिक डाटा हो गया, डेट हो गया, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या है? डाटा के प्रकार हैं। क्लास 6 में आपने डाटा को टेबुलर फॉर्मेट में लिखने का तरीका पढ़ा था। उसी का यूज करके ये जो हमारा डाटा था इसको हमने एक टेबुलर फॉर्म में रख दिया है, मतलब टेबल्स में हमने डाल दिया है, जिसके अंदर हमारी ऊपर हेडिंग दी हुई है रोल नंबर और परसेंटेज, मतलब रोल नंबर वाइज बच्चों की जो परसेंटेज थी उनको हमने टेबल के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है।
और इसके अंदर सबसे पहले हमने टेबल में ऊपर जो है यहाँ पर हमने हेडिंग दे दी है रोल नंबर एंड परसेंटेज। उसके बाद डाटा को हमने ऑर्डर से डाल दिया, मतलब रोल नंबर वाइज डाल दिया है, और ये टेबल एक अच्छे टेबल का एग्जाम्पल है। अब क्योंकि हमने अपने डाटा को टेबल के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया है तो हम अब इसको डाटा को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमें किसी बच्चे के सबसे कम मार्क्स और सबसे ज़्यादा मार्क्स देखने हैं तो हम इसमें इजीली 1 बाय 1 देख के पता लगा सकते हैं। और साथ में अगर आपको 6th क्लास में आपने जो मैक्स और मिन फंक्शन का यूज़ पढ़ा था उसका यूज़ करके भी हम इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो पता लगा सकते हैं। अब यहाँ आपको सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन के यूज़ से मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स तो पता चल जाएंगे, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमें स्टूडेंट्स रोल नंबर भी दिखाए और थोड़ा दिखने में अच्छा भी लगे। और साथ में अभी डाटा सिर्फ 45 स्टूडेंट का है, अगर ये ज़्यादा होगा तो डाटा को एनालाइज करने में भी और टाइम लगेगा। क्योंकि आपका डाटा अभी कम है तो आप डाटा को देखकर मिनिमम और मैक्सिमम परसेंटेज पता लगा सकते हैं, या फिर आप मिनिमम या मैक्सिमम फंक्शन से मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज पता लगा सकते हैं। लेकिन डाटा और भी ज़्यादा होगा तो डाटा को एनालाइज करने में और भी टाइम लगेगा। सो स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ जिसमें लिखा हुआ है कि हजारों शब्दों की अभिव्यक्ति से अधिक शक्तिशाली एक चित्र होता है। कहने का मतलब है कि जो चीज़ या जो बात आप हजारों शब्दों में नहीं कह सकते वो आप एक चित्र बनाकर कह सकते हैं। तो डाटा को एनालाइज करने के लिए हम चार्ट और ग्राफ का यूज़ करके जटिल जानकारी को भी हम आसान बना सकते हैं और डाटा में पैटर्न और प्रवृत्तियों पर प्रकाश भी डाल सकते हैं। पिक्चर ग्राफ का यूज़ आपने डाटा एनालिसिस के लिए मैथ्स में किया है। आइए इस प्रणाली का अध्ययन एक एक्टिविटी के माध्यम से कर इसके लाभ को हम समझते हैं। सो ये है आपकी एक्टिविटी। इसमें राधे श्याम एक बुक सेलर हैं, उनकी एक वीक में कितनी बुक सेल हुई है ये डाटा उन्होंने इस टेबल के अंदर स्टोर कर दिया है। अब इस डाटा का हमें पिक्चर ग्राफ बनाना है। सो ये आपका टेबल दिया हुआ है जिसके अंदर डेज दिए हुए हैं और नंबर ऑफ बुक्स दी हुई है, जिसके अंदर पर डे उनकी कितनी बुक सेल हुई है वो इसके अंदर उन्होंने डाटा स्टोर किया हुआ है। जैसे मंडे को कितनी बुक सेल हुई है 60, ट्यूसडे को 50। तो इस डाटा को हमें पिक्चर ग्राफ में या पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इस टेबल को देख के हमें ये एनालाइज हुआ है कि ऊपर जो टेबल है इस टेबल को पिक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 बातें जो हैं वो ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहला कि ऊपर दिए गए टेबल के अनुसार हमें प्रतिदिन बुक्स की बिक्री को दर्शाना है। सेकंड है हमने इसके लिए बुक के चित्र का प्रयोग करने का निर्णय लिया है, ठीक है। और थर्ड है आपका एक बुक 10 पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करेगी, मतलब कि जो हम एक पिक्चर लेंगे बुक की वो इक्वल्स टू होगी 10 बुक्स के। सो इन 3 डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमने राधेश्याम बुक सेलर की वीकली सेल के टेबल को कन्वर्ट कर दिया है एक पिक्चर ग्राफ में, ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 कॉलम लिए हैं। पहला आपका कॉलम है डेज और सेकंड आपका कॉलम है बुक सोल्ड। पहले कॉलम जो डेज है उसके अंदर हमने जैसे टेबल के अंदर आपका डेज दिए हुए थे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वैसे ही हमने पिक्चर के अंदर भी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जो है डेज के नाम एज इट इज डाल दिए हैं। एंड बुक सोल्ड कॉलम के अंदर हमने बुक के पिक्चर्स को डाल दिया है, जिसमें आपका जो ऊपर टेबल है जैसे ट्यूसडे में आपकी कितनी बुक सेल हुई है 50। तो यहाँ पे ट्यूसडे में हमने बुक्स के 5 पिक्चर्स ले लिए हैं, मतलब एक बुक की पिक्चर जो है वो इक्वल्स टू है 10 नंबर ऑफ बुक्स। इसी तरह से हम बाकी डेज के लिए भी बुक का चित्र जो है वो यूज करके अपना पिक्चर ग्राफ बना देंगे। सो जैसे आपने देखा कि टेबुलर फॉर्मेट में दिया गया डाटा पिक्टोरियल फॉर्म में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि पिक्टोरियल या ग्राफिकल मेथड डाटा को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने में हमारी सहायता करता है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है ये किसी भी भाषा की जानकारी से परे है, मतलब कि किसी पिक्चर ग्राफ को समझने के लिए हमें किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट है इससे हमारा डाटा एनालिसिस इजीली हो जाता है और कम टाइम में हो जाता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ग्राफ को समझकर उसकी व्याख्या करना और डाटा पैटर्न की पहचान करना। सो चार्ट और ग्राफ होता क्या है? चार्ट ग्राफ एक डायग्राम है जो वेरिएबल को समकोण बनाते एक्सिस पर उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। कहने का मतलब है कि ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ये यहाँ पे ये दोनों समकोण बना रहे हैं या राइट एंगल,
बना रहे हैं और ये जो डाटा है वो इन एक्सिस के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। और ग्राफ चार्ट का उपयोग डाटा दर्शाने के लिए सबसे पहले 1785 में स्कॉटलैंड इंजीनियर और राजनीतिक अर्थशास्त्री विलियम प्लेफेयर ने लाइन चार्ट, बार चार्ट और पाई चार्ट के रूप में किया था। और ये देख सकते हैं उनकी फोटो। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट के अलावा और भी प्रकार के चार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्कैटर चार्ट, एरिया चार्ट, बबल चार्ट, रडार चार्ट, डोनट चार्ट। ठीक है। किस डाटा के लिए हम किस चार्ट का यूज करेंगे ये डिपेंड करता है डाटा के टाइप पर, डाटा के प्रकार पर। बात कर लेते हैं न्यूमेरिक डाटा के प्रकार पर। न्यूमेरिक डाटा जो है वो दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है डिस्क्रीट और एक का होता है कंटिन्यूअस। अब दोनों न्यूमेरिक डाटा टाइप में हम डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में एक्चुअली में क्या डिफरेंस होता है। पहला है आपका डिस्क्रीट डाटा टाइप। इस प्रकार के पूर्णांक डाटा को गिना जा सकता है, जैसे कि 15723। और कंटिन्यूस इस प्रकार के डाटा को नापा जा सकता है, जैसे कि 5.5 इंच, 25 kg, 101.5 डिग्री। डिस्क्रीट डाटा फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं लिखा जा सकता, मतलब कि 2/5 अगर हम लिखना चाहें या 4/5 और 2.3 या 5.6 अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे डिस्क्रीट डाटा नहीं लिखा जाता। जबकि कंटिन्यूस डाटा को हम फ्रैक्शन या डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। अब डिस्क्रीट डाटा के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एक कक्षा में बच्चों की संख्या। कहने का मतलब है कि एक कक्षा में या तो बच्चों की संख्या होगी 40 या 30, 40.5 या 40.5 या 31.2, ऐसे बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। इसके अलावा लाइब्रेरी में बुक की संख्या इत्यादि, ये सब एग्जाम्पल है डिस्क्रीट डाटा के। और वही कंटिन्यूअस डाटा के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि आपका हो गया तापमान। तापमान हमेशा आपका हो सकता है कि 32.5 डिग्री हो या 20.5 डिग्री हो। इसके अलावा वजन, लंबाई इत्यादि, ये सब एग्जाम्पल हैं कंटिन्यूअस डाटा के। डिस्क्रीट डाटा को पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट का यूज कर सकते हैं, जबकि कंटिन्यूअस डाटा हिस्टोग्राम से दिखाया जाता है या दर्शाया जाता है। स्प्रेडशीट में लाइन चार्ट या एरिया चार्ट का प्रयोग करके हम कंटिन्यूअस डाटा को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्राफ्स की। ग्राफ्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। इसके एग्जाम्पल है ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो आपके हार्ट की कार्यशैली दिखाता है, जिससे आपके हेल्दी और अनहेल्दी होने का पता चलता है, जिसके लिए वो क्या यूज करता है, एक ग्राफ का यूज करता है। सेकंड आपका एग्जाम्पल है साइस्मोग्राफ या साइस्मोमीटर, जो धरती में भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट को बताता है या किसी भी दूसरे कारण से आए छोटे से भी झटके का फोर्स और उस फोर्स की ड्यूरेशन या अवधि ये ग्राफ पेपर पर रिकॉर्ड करता है, जैसे कि यहाँ पर ये कर रहा है। इसके साथ साइस्मोग्राफ पेट्रोल की खोज और धरती के परतों की छानबीन में भी प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिस दी हुई है, जिसके अंदर आपको कुछ डाटा दिया हुआ है और उस डाटा को पढ़कर आपको ये बताना है कि ये डाटा डिस्क्रीट डाटा है या कंटिन्यूअस डाटा है। ठीक है। इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट है आपका विराट कोहली के 50 मैच में उनका औसत बैटिंग रेट। अब बच्चों बैटिंग रेट या औसत जो है आपका वो पॉइंट में भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा आपका कंटिन्यूअस। बाकी आप अपने आप ट्राई करना एक बार। न्यूमेरिक डाटा टाइप के बाद अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट और ग्राफ्स की। चार्ट और ग्राफ्स आपके 5 तरह के होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है बार चार्ट, सेकंड है पाई चार्ट, थर्ड है लाइन चार्ट, फोर्थ है एरिया चार्ट और फिफ्थ है स्कैटर चार्ट। और आपका बार चार्ट जो है वो भी 2 तरह का होता है, जिसमें पहला है आपका टाइप हॉरिजॉन्टल बार्स और सेकंड है वर्टिकल बार्स। हॉरिजॉन्टल बार्स को हम बार चार्ट भी कहते हैं। इसके अंदर आपका जो डाटा होगा वो आपके वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, और जबकि आपका जो वर्टिकल बार होता है उसको कॉलम बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डाटा होगा हम अपने एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। स्प्रेडशीट में आपको ये सारे चार्ट जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जिसमें पहला है कॉलम चार्ट, जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और उनके बीच में बनता है राइट एंगल, और आपका जो डाटा है वो एक्स एक्सिस पे आपको दिखाना होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉलम चार्ट। सेकंड है आपका लाइन चार्ट। इसके अंदर जो डाटा है आपको चार्ट के अंदर लाइन फॉर्म में, मतलब इस तरह से दिखाना होता है, इसलिए इसका नाम है लाइन चार्ट। थर्ड है आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट में डाटा आपको एक सर्कल में
हमें कुछ इस तरह से डिवाइड करके दिखाना होता है और इसमें जो डाटा होता है वो मोस्टली परसेंटेज फॉर्म में होता है। फोर्थ है आपका बार चार्ट। बार चार्ट और कॉलम चार्ट जो है लगभग सिमिलर होते हैं, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कॉलम चार्ट पे आपको डाटा एक्स एक्सिस पे दिखाना होता है और बार चार्ट पे आपको डाटा वाई एक्सिस पे दिखाना होता है। नेक्स्ट है आपका एरिया चार्ट। इसमें डाटा आपको ग्राफ पर एरिया के फॉर्म में दिखाना होता है, इसलिए इसका नाम है एरिया चार्ट। नेक्स्ट है स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट में डाटा आपका न्यूमेरिक फॉर्म में होता है और ग्राफ पर ये स्कैटर होता है या बिखरा हुआ होता है, तो इसलिए इसको हम स्कैटर चार्ट बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपोनेंट्स ऑफ ए ग्राफ चार्ट। अब इस चार्ट की हेल्प से समझ लेते हैं कि ग्राफ चार्ट के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। सो ये है आपका ग्राफ और ये है ग्राफ का टाइटल जो इंडियन लिटरेसी रेट और भारतीय साक्षरता दर को दर्शाता है। और ये है आपकी बार की वैल्यू जैसे 63, 69, 73, 75। और क्योंकि ये बार्स जो है वो एक्स एक्सिस पे बने हुए हैं तो ये किस तरह का ग्राफ है, ये एक कॉलम ग्राफ, ये कॉलम चार्ट है। और ये है आपका एक्स एक्सिस जिसके अंदर आपकी क्या मेंशन है, इसके अंदर आपके ईयर दिए हुए हैं जैसे 2001, 2011, 2015, 2016 और उस ईयर्स के हिसाब से ही लिटरेसी रेट जो है इसके अंदर दिया हुआ है। जैसे 1 में कितना दिया है 63%, 11 में दिया है 69%, 15 में 73 और 2016 में 75। और वाई एक्सिस के अंदर हमें क्या मेंशन किया हुआ है, हमें परसेंटेज मेंशन की हुई है लाइक 55%, 60% एंड सो ऑन। अब बच्चों जो एक्स एक्सिस की वैल्यू है जो कि है 2001, 2011, 2015 एंड 16, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हिंदी में बोले तो ये एक स्वतंत्र चर मान है। उसी तरह से जो वाई एक्सिस की वैल्यू है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब कि जो 80%, 75% ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और ये डिपेंडेंट किसके ऊपर है, ये डिपेंडेंट है आपके ईयर्स के ऊपर, मतलब एक्स एक्सिस के वेरिएबल्स के ऊपर। अब इसमें कहने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस की वैल्यू जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू, अब एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, ईयर 2001, 2011 पर डिपेंड करती है। मतलब ईयर आप कोई भी ले सकते हैं लेकिन ईयर के अनुसार लिटरेसी रेट की वैल्यू चार्ट पर दिखाई गई है, इसलिए वाई एक्सिस क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एनालाइजिंग डाटा थ्रू ग्राफ्स या डाटा एनालिसिस। अब पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट या किसी चार्ट ग्राफ के रूप में एकत्र किए गए और प्रदर्शित किए गए डाटा के अर्थ की व्याख्या करने की प्रक्रिया को डाटा एनालिसिस या डाटा विश्लेषण कहते हैं। अब डाटा एनालिसिस हम समझ लेते हैं एक एक्टिविटी के द्वारा। सो ये है आपका ग्राफ। इस ग्राफ में टाइगर्स की पॉपुलेशन को दिखाया गया है। यहाँ अलग अलग जगह पर टाइगर की पॉपुलेशन 2006 में कितनी थी और 2010 में कितनी थी, इसको रिप्रेजेंट किया गया है बार्स का यूज करके, जिसमें जो येलो कलर का बार है वो 2006 के लिए यूज किया गया है और जो मैरून कलर का बार है वो 2010 के लिए यूज किया गया है। लाइक फर्स्ट डाटा है आपका जिसके अंदर पहली आपकी जगह है शिवालिक जेनेटिक प्लेन, जिसमें 2006 में टोटल टाइगर्स थे 297 और 2010 में हो गए 353 टाइगर्स। ऐसे ही सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स जो है इसका डाटा दिया गया है, जिसमें 2006 में भी टाइगर्स थे 601, 601 और 2010 में भी टाइगर 601 ही थे एंड सो ऑन। और लास्ट में आपको टोटल्स के 2 बार दिए हुए हैं जिसके अंदर आपको टोटल डाटा दिया गया है कि 2006 में अलग अलग जगह से ऐड करके जो टोटल टाइगर्स थे वो थे 1411, 1411 और 2010 में टोटल टाइगर्स थे 1706, 1706। तो चलिए इस ग्राफ का विश्लेषण हम करके देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चार्ट के प्रकार जो कि पूर्व सेक्शन में समझाया गया है उसका अध्ययन कर इस ग्राफ का प्रकार पहचाने। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे वाई एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं तो उसके हिसाब से जो हमारा डाटा है वो कहाँ दिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे। तो ये जो चार्ट है हम इसको बोलेंगे कॉलम और चार्ट ग्राफ। सेकंड आपका क्वेश्चन है यह ग्राफ क्या दर्शाता है, तो ऑब्वियसली ये ग्राफ जो है टाइगर की पॉपुलेशन को दर्शाता है। थर्ड आपका क्वेश्चन है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं। सो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो जगह है या वो रीजन है जहां पर बाघ पाए जाते हैं, जैसे कि शिवालिक जेनेटिक प्लेन्स, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट एक्सेट्रा। फोर्थ आपका क्वेश्चन है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब इस ग्राफ में वाई एक्सिस की रेखा अलग से तो बनाई नहीं है, लेकिन फिर भी वैल्यू को अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं
हैं कि जो टाइगर का नंबर है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे है, क्योंकि ये नंबर डिपेंड करता है उस रीजन पे और उस जगह पे जहां पर जो ग्राफ के अंदर मेंशन की गई है, जैसे कि आपकी शिवालिक घाट और ये सब जगह जो है उस पर डिपेंड करती है बाघ की जनसंख्या या बाघ का नंबर। अब यहाँ पर कोई हमें वाई एक्सिस तो दिया नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं चार्ट को एनालाइज करने के बाद, एक ग्राफ को एनालाइज करने के बाद, कि जो टाइगर्स का नंबर है वो डिपेंड करता है रीजन के ऊपर। अलग अलग रीजन में बाघ की संख्या अलग अलग है, तो जो बाघ की संख्या है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस पर प्रत्येक रीजन के दो अलग रंगों के बार क्या दर्शाते हैं। तो ऑब्वियसली ये बाघों की संख्या दर्शाते हैं उस रीजन के अंदर, और येलो कलर है वो दर्शाता है 2006 में बाघों की संख्या उस रीजन में कितनी थी, और मैरून कलर दर्शाता है बाघों की संख्या 2010 में उस रीजन के अंदर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि 2010 में किन जगहों पर बाघों की संख्या बढ़ी है। तो एक बार हम ग्राफ को देख लेते हैं। तो शिवालिक गैंगेटिक प्लेन्स के अंदर बाघों की संख्या 297 से 353 हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे संख्या सेम थी तो इसको नहीं लेंगे। वेस्टर्न घाट्स में आपकी पहले बाघों की संख्या थी 412, जो बढ़ के हो गया 2010 में 534। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स के अंदर भी बाघों की संख्या 100 से 148 हो गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2006 में सुंदरबंस में बाघों की संख्या के बारे में टिप्पणी करें। अब हम ग्राफ के अंदर जब सुंदरबंस रीजन के अंदर देखते हैं तो बाघों की संख्या जो है 2006 के लिए कुछ भी नहीं दी है। अब इसके लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वहां पे बाघों की संख्या 0 है या फिर वहां पे बाघ थे ही नहीं। ठीक है, अब क्योंकि अगर वहां पे 0 होती तो ग्राफ के अंदर हमारा 0 मेंशन होता, तो वहां पर बाघ नहीं थे, ये हम मानकर चलेंगे। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2010 में बाघ की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। अब इसमें जो हमारा लास्ट वाले जो दो बार दिए हुए थे 2006 में और 10 में, उसको हम यूज करेंगे। अब 2006 में बाघों की संख्या कितनी दी हुई थी, 1411, और 10 में कितनी दी हुई थी, 1706। तो इनका हम डिफरेंस ले लेंगे, इनको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 295। तो 2006 के कंपैरिजन में 2010 में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है, 295 बाघों की वृद्धि हुई है। सो नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस 2, जिसके अंदर हमें एक ग्राफ दिया हुआ है जिसका टाइटल है यील्ड पर हेक्टेयर, मतलब कि एक हेक्टेयर में कितनी उपज होती है ये दिया हुआ है, और किसकी उपज, इंपॉर्टेंट क्रॉप की, और ये डाटा है आपका किलोग्राम पर हेक्टेयर में, मतलब एक हेक्टेयर में कितने किलोग्राम उस क्रॉप की उपज जो है वो होती है। अब इसके अंदर आपके क्रॉप्स कौन कौन से दिए हुए हैं, आपके फूड ग्रेन्स दिए हुए हैं, ऑयल सीड्स दिए हुए हैं और कॉटन दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमें तीनों क्रॉप की जो पर हेक्टेयर की उपज है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है अलग अलग कलर में, जैसा कि ऊपर जिस कलर के लिए जो भी क्रॉप यूज किया हुआ है उसी कलर का यूज करके यहाँ पे बार्स जो हैं वो ईयर के हिसाब से यहाँ पे बनाए हुए हैं। जैसे 1980 से 81 तक ये फूड ग्रेन्स का दिया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑयल सीड्स और उसके बाद है कॉटन। ऐसे ही अलग अलग साल के यहाँ पे अलग अलग बार्स दिए हुए हैं। और वाई एक्सिस पे यहाँ पे आपको क्वांटिटी दी हुई है किलोग्राम पर हेक्टेयर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 0, 1.0 के और 2.0 के। अब यहाँ पे 1 के इक्वल्स टू है 1000 के और 2 के इक्वल्स है 2000 के। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि ये किस प्रकार का ग्राफ है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो एक्स एक्सिस है उस पे बार्स बने हुए हैं। जब एक्स एक्सिस पे बार बने होते हैं आपके, तो वो ग्राफ किस तरह का होता है, वो होता है कॉलम ग्राफ या कॉलम चार्ट। अब बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, और अगर आप चाहते हैं चैप्टर के सभी प्रैक्टिस की एक सेपरेट वीडियो भी मैं चैनल पे डालूं तो नीचे कमेंट कर। सो यही था आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे स्प्रेडशीट के अंदर हम टेबल बनाते हैं और उस टेबल को हम कन्वर्ट करते हैं एक ग्राफ या फिर एक चार्ट के अंदर, और इसका हम प्रैक्टिकल आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड लाइक द वीडियो। स्टे सेफ, हैव ए नाइस डे।